नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे खास विषय पर। इस विषय पर देशव्यापी चर्चा भी हो रही है, तरह तरह की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप भी है, पक्ष की अपनी बातें हैं, विपक्ष की अपनी बातें हैं। इन सब बातों से अलग हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है और आखिर कब तक चलेगा, इसे रोकने के आखिर उपाय क्या हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी। ये हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। फरहा नमस्कार। सबिहा खान जी। जी, फरहा सबिहा खान जी हैं। ये सहायक प्राध्यापक हैं मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज बाराबंकी की। डॉक्टर नमस्कार अमर सर। कुमार भी पुराने पैनलिस्ट हैं, समाजशास्त्र के शिक्षक हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। और नई साथी जो जुड़ी हैं वह हैं डॉक्टर शबनम आरा, डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और विभागाध्यक्ष हैं समाजशास्त्र विभाग की अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। इम्पैक्ट ऑफ मिलिटेंसी ऑन वीमेंस इन कश्मीर नामक पुस्तक की काफी चर्चा हुई। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बात है एनटीए की, नीट परीक्षा की। इस परीक्षा में तकरीबन 21 लाख बच्चे शामिल हुए। जो रिजल्ट आए हैं उनमें 1 लाख से ऊपर बच्चों का दाखिला होना है विभिन्न कॉलेजों में। जो है इसके लिए परीक्षा होती है। बेशक है जो व्यवस्था है उसमें परीक्षा तो होनी ही चाहिए। परीक्षा का पैमाना क्या होता है, कसौटी क्या होती है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी भी हेर फेर धांधली गड़बड़ झाले की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत है कि सवाल उठे हैं। प्रश्न पत्र लीक हो जाने की बात तो परीक्षा से पहले ही उठी थी, इसको नजरअंदाज किया गया। अब चूंकि बात आगे बढ़ी है तो माना जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है वह पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय अभी इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस विवाद का एक दूसरा पहलू यह था जो ग्रेस मार्क्स को लेकर के था। उस पर एनटीए भी रजामंद हुई है, शिक्षा मंत्रालय भी रजामंद हुआ है और फिर उसे वापस ले लिया गया है और ऐसे सफल छात्रों को फिर परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया है। पूरा मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है। और आज ही अदालत ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला आया है कि सबों बड़े एक साथ 8 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होनी है, तो जो बातें आएगी होगी। तो डॉक्टर साहब आपसे हम शुरू करते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है और जो खबर आई है नीट परीक्षा को लेकर के और जो गड़बड़ी की बात हो रही है उसमें स्वाभाविक रूप से, चूंकि सत्ता में भाजपा है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो विपक्ष कहीं भी हमलावर होगा तो सत्ता पर ही होगा, हमलावर होगा। जो उसके मुखिया हैं, उनका जो शिक्षा विभाग है उस पर हमलावर होगा। जो सवाल उठेंगे उसके खारिज करने के भी तर्क होते हैं, वह कहे भी जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने भी यह नहीं माना है कि यहाँ जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत है। तो मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आजाद भारत का लंबा सफर है और इस सफर के बाद भी कई एजेंसियां बनी हैं तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर के। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, मेडिकल परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, तमाम परीक्षाएं हो। जो एनटीए का भी जो गठन हुआ था वह भी है, वो भी एक खास पहल थी कि सभी परीक्षाओं को एक साथ कर लिया जाए और फिर उस तरीके से उसमें पारदर्शिता आएगी, सब बातें होंगी। लेकिन यह प्रयास भी कुछ सकारात्मक होता नहीं दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? जी। शुरू करूं? जी। जी। नारायणं नमस्कृत्वा नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सबसे पहले राकेश रंजन जी, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने समसामयिक और प्रासंगिक विषय पर
इस परिचर्चा का आयोजन किया है। अभी देश में दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित हुई और एनटीए के द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन हुआ, लेकिन इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा समाचार पत्रों में आई, जो अत्यंत चिंता का विषय है। स्वतंत्र भारत में बड़ी एजेंसियों के द्वारा इस पैमाने पर धांधली हो, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में महाभारत मचा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परीक्षाओं की पवित्रता को बरकरार रखना, परीक्षाओं की पवित्रता को बरकरार रखना एक तरफ यदि सरकारी एजेंसियों का दायित्व है, तो दूसरी तरफ सरकार का भी यह पावन एवं पुनीत कर्तव्य है कि वो इन परीक्षाओं की पवित्रता को बरकरार रखे और भारत के भावी युवाओं का विश्वास बना रहे। विगत एक सप्ताह में जो कोहराम मचा हुआ है और द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है, सरकार ने संज्ञान लिया है और भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय ने भी इन परीक्षाओं को लेकर के संज्ञान लिया है और परीक्षाएं, नेट की परीक्षा हुई है, इस परीक्षा के रद्द करने की घोषणा हुई और नीट की जो परीक्षा हुई उसके भी रद्द करने की घोषणा हुई और फिर सरकार का बयान आया कि कुछ संशोधन के बाद इसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रीय एजेंसियों पर प्रश्न उठने लगे, अंगुलियां उठने लगे और लोकमानस का विश्वास समाप्त होने लगे, ये खेदजनक स्थिति है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को बताना चाहता हूं, देश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि इन परीक्षाओं में 100% पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, 100% प्योरनेस अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि इन परीक्षाओं के द्वारा देश में नेट के द्वारा व्याख्याता की नियुक्ति होती है, पीएचडी करते हैं और विश्वविद्यालयों में जाते हैं और नीट के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिला होता है। यदि इन परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर कदाचार होता है या प्रश्न पत्र लीक होता है, तो यह हमारे और सबके लिए खेद का विषय है। इसलिए सरकार को विशेष निगरानी रखनी चाहिए और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे जिन कारणों से इन परीक्षाओं में कदाचार हुआ या पेपर लीक हुआ, उनको कठिनतम दंड दिया जाए और छात्रों को न्याय मिले। जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम करके इन परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज की और आज हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई है, इस तरह का प्रावधान हो कि भविष्य में किसी भी स्तर पर 0.1% भी कहीं अनियमितता नहीं हो। इसलिए आपने इस परिचर्चा को आज का विषय बनाया है। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों और सुनने वाले दर्शकों को बधाइयां देना चाहता हूं और ये कामना करता हूं कि लोकतंत्र
तीसरी चौथी आंख पत्रकारिता है। और पत्रकारिता न पक्ष का है न विपक्ष का है, वह लोक पक्ष को रखता है। अर्थात सत्यान्वेषण सत्यान्वेषण पत्रकारिता का पावन एवं पुनीत कर्तव्य है। दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, आपको कोट से बधाइयां, शुभकामनाएं। इसी सवाल, देखिए आप डॉक्टर साहब ने जो कहा, उनका कहना है कि परीक्षा में शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो गड़बड़ी की तो लेस मात्र नहीं हो संभावना, ऐसा हो ही नहीं, संभावना की बात तो हो ही नहीं, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। और जो शिक्षा की बातें इन्होंने कही, जो नेट का मामला बताया, तो चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मसला है, ये तो देश के रीढ़ ही कहा जाएगा ना। शिक्षा, जब शिक्षा होगा, स्वस्थ होगा, तब तो स्वस्थ समाज होगा। स्वास्थ्य लोगों के लिए जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, दोनों तो मूलभूत जरूरी है, जो इस देश के लिए भी, हर नागरिक के लिए। तो बात है जो धांधली की बातें हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें जो आप कह रहे हैं, उसमें एक सवाल होता है सरकार के स्तर से अनदेखी की। अगर सरकार ने एजेंसी का गठन किया है और यह महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी को सौंपी है, तो सवाल, देखिए सवाल इसमें यह उठ रहा है कि पेपर लीक का जो मामला था, अचानक प्रकट नहीं हुआ, परीक्षा शुरू होने से पहले प्रकट हुआ। मामला बिहार से आया, वहां कुछ लोग पकड़े गए, मामला आपको गुजरात से आ गया, पंजाब से आ गया, तमाम जगह बातें हुई, पैसे पकड़े गए, कुछ लोग पकड़े गए, जहां तहां रुके थे गिरफ्तारियां हुई। बिहार में तो बाजाप्ता मामला दर्ज हुआ। ये मामला 5 मई को जब पेपर लीक होने का आगे 3 मई को आया, बावजूद इसके एनटीए ने इसकी अनदेखी कर दी। 5 मई को परीक्षा होना था, परीक्षा हो गया। इसका रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट भी बाजाप्ता 10 दिन पहले आ गया। अचानक एनटीए ने कहा कि भाई इतनी तरीके से हम पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिए हैं, सब कुछ है, अब देखिए हम रिजल्ट भी पहले दे दिया है, तो हमारी बड़ी उपलब्धि है। वो पेपर लीक का सवाल गौन हो गया। तो कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए, यह बात सरकार भी कह रही है, यह बात शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है, इस सवाल को हम लेकर के अमर जी के पास बढ़ेंगे। मेरा सवाल जी यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एनटीए के साथ भले पहला मामला हो, उससे जी पहले भी परीक्षा, विभिन्न परीक्षा एजेंसियां रही हैं, विभिन्न सरकारों में विभिन्न जी नामों जी से जी जी अलग अलग परीक्षाएं जी होती रही है। तो गड़बड़ियां हुई है, सजा की बातें भी हुई है, ठीक है, कुछ दोषी जी को सजा भी मिल जाएगी। लेकिन जो छात्रों है, करोड़ों छात्र परीक्षा देते हैं, हम ही देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, आजू बाजू के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको देखते हैं कि किस तरीके से परेशान रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहाँ कोचिंग कराइए, उन शिक्षक से पढ़ाइए, तमाम तैयारियां हैं। आप अखबारों में भी देख रहे हैं, खबरें भी आती है मीडिया के माध्यम से। कोचिंग करने जाते हैं बच्चे, उनको कोचिंग के टेस्ट में जो मार्क्स कम आ जाता है, तनाव में आत्महत्या कर ले हैं, तमाम बातें हैं। अगर एक बार ही गड़बड़ी हो गई तो कितने करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। तो सवाल वही है कि यह खिलवाड़ आखिर रुके तो रुके कैसे। ये सजा दे देना भर एक मसला नहीं है, और यह भी मसला नहीं है कि उन्होंने गलती की है, ठीक है, उनको हम सजा दे देंगे, सुधारेंगे। बात तो ले जाके फिर वही हो जाएगी ना कि कोई बहुत बड़े विद्वान थे, महात्मा थे, वो कहे थे कि भाई हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसा कुछ नारा दिए थे। तो भाई सब सुधर ही जी जी जाएगा तो भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा, गड़बड़ियां रुक जाएगी, तो फिर सरकार की क्या जरूरत है, एजेंसी की क्या जरूरत है। सब तो सब सुधर गया है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। तो अमर जी, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं, जो मामला सामने आया है और इसको लेकर के जो एनटीए का रवैया है, और फिर जो सरकार जो बातें कर रही है। जी 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 राकेश जी, सबसे पहले हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि एनटीए का जो गठन हुआ था नवंबर 2017 में हुआ था। नवंबर 2017 में हुआ था। उस एजेंसी का एक ही दो ही काम था कि कंडक्ट एग्जामिनेशन को, इंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके जीबी में, गवर्निंग बॉडी में, आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो गवर्निंग बॉडी में उसमें चेयरमैन एक होते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो भी आईएएस अधिकारी होते हैं। उसके बाद 3 डायरेक्टर्स होते हैं आईटी
आईआईटी के 3 डायरेक्टर्स होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद 2 डायरेक्टर नीट के होते हैं, 2 डायरेक्टर एम्स के होते हैं, जेएनयू के कुलपति नामित होते हैं, इग्नू के कुलपति नामित होते हैं। उसके बाद चेयरमैन, नैक के चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद एक डॉक्टर होते हैं। ये 10 लोगों की, जो 10 लोग की हेडिंग है, इसके कमेटी होती है। इसमें जितने भी हैं सब बुद्धिजीवी हैं। जब सरकार के द्वारा इतने लोग नामित हुए हैं, सब शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में है, डॉक्टर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में है, हर लोग अपने अपने ऊंचे पदवे पर हैं और उनको सरकार द्वारा नामित किया गया है। तो और इस जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हम जेई कराते हैं, नीट कराते हैं, सीएमएपीटी कराते हैं, जीपीएटी कराते हैं, यूजीसी नेट कराते हैं, सारे एग्जाम हम करा रहे हैं इसमें। और तो हमारा एक सवाल है कि जो एनएटी जो है, अगर चोर है, अब बिहार में पकड़ा गया, उस चोर का काम है चोरी करना, तो क्या हमारा जो एजेंसी है उसमें कौन चोर बैठा है जो उस चोर को साथ दिया? ऐसा तो कोई है? 77 साल में तो कहीं नहीं कहीं हमेशा तो हो रहा है, एक दिन तो नहीं हुआ है। हाँ, चाहे पहरेदार सरकार मुझसे अच्छा किसी, तो सेंधमारी कैसे हो गई? जी जी मैं जी। चोर का काम तो चोरी करना है, लेकिन हमारा क्या काम था? इतने जो हमारे बुद्धिजीवी वहां बैठे हुए हैं फुल प्रूफ लेकर, वो उसका काम था कैसे वो पेपर लीक हो गया, कैसे वो पटना पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, जहां भी पहुंचा पेपर पर, तो कैसे पहुंचा? तो हमारा एनटीए का जो काम है, हम वहां पर कहां से चूक हो रहे हैं? रोज यूजीसी के पेपर हुआ, दूसरे दिन लीक हो गया, उसको रद्द कर दिए गए। एनटी उसके आप अभी न्यूयॉर्क के भास्कर का रिपोर्ट है, बोस्टन ग्रुप का रिपोर्ट है, उसमें आपको मालूम है, होना चाहिए कि अमेरिका में 50 टॉप कॉलेजेस में 35 भारतीय प्रिंसिपल हैं, 35। हायर एजुकेशन में 25,000 फैकल्टी मेंबर अमेरिका में हैं, यही भारत के लोग हैं। 80% भारतीय ग्रेजुएट हैं, जो 2,70,000 भारतीय हमेशा स्टूडेंट बनकर वहां पढ़ने जाते हैं। और राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन में 150 भारतीय अहम पद पर हैं हमारा। और 10% भारतीय जो है वह डॉक्टर हैं, जो वहां के यानी 1,20,000 डॉक्टर हैं लगभग भारतीय हैं। तो क्या यह जो ब्रेन है वहां जाकर अच्छा होता है? और वही ब्रेन जो है यहां आकर खराब हो रहा है। इसके पीछे कौन से कारण है जो उसको खराब कर रहा है? कोई कारण तो है। बेशक बेशक। बेहतर, अगर कोई कमेटी बनती है तो उसमें हम सोचते हैं कि जब कुलपति हैं, जेएनयू के कुलपति, वो बहुत अच्छे होंगे, उससे अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारा उनके निर्देशन में हो रहा है। आप इग्नू के हैं, जितने सेंट्रल विश्वविद्यालय के हैं, आईआईटी के डायरेक्टर हैं, सबके सहयोग से काम हो रहा है। तो ये पेपर कैसे लीक हो गया, ये चोर वहां तक कैसे पहुंचा, इसका सवाल का जवाब अभी नहीं है। बेशक बेशक। और इसको दुरुस्त करना सबसे, और एक सिर्फ 24 लाख विद्यार्थियों का सवाल नहीं है, 24 लाख के साथ और 9 लाख नेट वाले विद्यार्थी का सवाल नहीं, उनके साथ साथ एक विद्यार्थी पर 3 लोग उनसे जुड़े हैं, माता पिता भाई बहन, इतने लोगों का सवाल है। और एक बच्चा कोटा पढ़ने जाता है, दिल्ली पढ़ने जाता है, तक इतने समय का सवाल है। फिर परीक्षा देगा, तैयारी करेगा, पैसा खर्च होगा, कहां से आएगा? ये भविष्य का सवाल है, सिर्फ 24 लाख का सवाल नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, बातें जो हो रही है ना, सवाल वही है। हम कहा, शुरुआत में ही कहा मैंने कि जो चर्चा हो रही है, चर्चा असल सवाल पर नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि मंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि भैया हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, जो दोषी हैं उनको हम सजा देंगे। तो भैया भविष्य की जो आप बातें कर रहे हैं, तो सजा है। सवाल है कि आप पहरेदार बैठाए हुए थे, तो आखिर घर में चोरी कैसे हो गई? चोरी करने वाले कौन लोग हैं? चोर का काम चोरी करना है। जब चोरी हो गई और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही गया,
हो गया। तो अब फिर हाँ खिलवाड़ नहीं होगा, इसकी गारंटी आप कैसे देंगे? तो गारंटी देंगे कैसे? वो बता रहे हैं कि भैया बहुत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम कहे भैया आप कड़ी से जी। कड़ी सजा क्या दे सकते हैं? देश में सजा का क्या प्रावधान है? जो हाँ व्यवस्था हाँ। है, जो कानूनी जो दायरा है, उसी के तहत सजा देंगे ना। अगर हम मैंने चोरी की है तो थोड़े हाँ ना सबको हम फांसी पर चढ़ा देंगे आप। उसका भी सही। तरीका है, उसका भी हिसाब किताब है। इतना जो उसका कानून, हिसाब का। जो कानूनी व्यवस्था है इस देश में, सब में सजा का जी जी। प्रावधान है। उसके बाद भी अगर कोई चोरी कर ले रहा है, चोरी करने से नहीं डर डर रहा है, तो कुल मिला के देखिए, चर्चा आई थी पिछले, हम एक विषय में आए थे तो चर्चा में मैंने कहा भी था कि सवाल है कि जो बाजार जब हो जाता है ना, जब पूरा दुनिया बाजार हो जाता है, तो जी अभी जी। वही है, उदारीकरण का दौर है, जो तमाम बातें हो रही है। तो जी जब दुनिया बाजार हो गया तो उसमें भारत भी एक बाजार है, और जब बाजार है तो बाजार का कोई नीति सिद्धांत नहीं होता है। बाजार का है काम है कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाना, ग्राहकों को अपने पास जी। जी ज्यादा से ज्यादा खींच कर लाना। अब किस तरीके से जी। लाएंगे? जी अब कोई साबुन बेचने वाला कहता है कि भैया एक साबुन के साथ दो साबुन हम फ्री दे रहे हैं, एक शैम्पू का पुड़िया भी ले लीजिए, कुछ और भी सामान दे दे रहा। किसी तरीके से ले आना है। अब आप इसी नीट एग्जाम में लीजिएगा तो उसमें जो बातें आई है, आप पर आएंगे हम, शबनम जी आप पर ही आ जाएंगे, कि जो आया है मामला, उसमें सामने आया है कि भैया आप हमसे सवाल ले लीजिए, पहले सवाल उपलब्ध करा दे रहे हैं, उस सवाल का जवाब भी आपको मुहैया करा दे रहे हैं, आपको याद भी करवा दे रहे हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप मेरे साथ रहिए, आपका सेंटर भी मैंने सुनिश्चित कर दिया है, आप वहां जाइए, आराम से बैठिए, वहां तक पहुंचा देंगे, आप परीक्षा दे लीजिएगा, आराम से घर आ जाइएगा। अगर आपको खुदा न खास्ते आप अगर कुछ सवाल भूल गए जो मैंने आपको याद कराया जिसका उत्तर, तो आप वहां खाली छोड़ दीजिएगा, फिर हम उसको भी इत्मीनान से भर देंगे। तो अब ऐसा पैकेज जब बाजार में मिल रहा हो तो भाई खरीदार है, ले लिया, खरीद लिया, तमाम बातें हैं। तो व्यवस्था की जो बातें होती है और जो सिस्टम की बातें हैं, सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी संस्था की जो विश्वसनीयता का सवाल है। तो आप इसको किस रूप में देखती हैं? चूंकि आप जहां से आती हैं, तो बहुत हो तो सामान्य क्षेत्र रहा नहीं है, सामान्य इलाका रहा भी नहीं है, लेकिन वहां भी परिस्थितियां बदली है, कहा जा रहा है तमाम बातें हैं। आपने जो पुस्तकें भी लिखी हैं उसमें महत्वपूर्ण विषय को रेखांकित किया है और तमाम बातें हुई है। तो आप नीट के संदर्भ में जो सवाल आ रहे हैं सामने, और उसके जो भी जवाब आ रहे हैं, और अब तक जो चर्चा में बातें आई है, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं जी? तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल डिस्कशन में शामिल कराया है, क्योंकि सबसे मेन जो आप बता रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिन्होंने ये एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, जिनको ये काम सौंपा गया था, पहले तो देखा जाएगा तो इन्होंने एक ही साल में नेट का भी और नीट का भी अनफेयर मीन्स या आपका जो गलत हो रहा है, तो दोनों में कैसे हो सकता है, इतनी लापरवाही कैसे हुई है? वन सेकंड, जो जितने बच्चे जिन्होंने जो अपियर हुए हैं, चाहे नेट में हुए या नीट में हुए हैं, उनकी सारा का सारा परिवार डिस्टर्ब होगा अभी। और तीसरी बात है, जो सारे बच्चों को अब नए से अपियर होना है, ठीक है, जो अफोर्ड करते हैं, फीस अफोर्ड करते हैं, ट्यूशन अफोर्ड करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए भी तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो है ये। बट जो बेचारे बच्चे पूरी अपनी पेरेंट्स उनके ऊपर सारी इनकम, सारा अपना मंथली इनकम या ईयरली इनकम लगा के फिर वो दोबारा वो लगाएंगे, उनके लिए तो मुश्किल समय है ही है। प्लस आज की डेट में, आज ही मैं न्यूज पढ़ रही थी, तो सीबीआई को ये इस चीज की इंक्वायरी दी गई। नाउ द पॉइंट इज कि इतनी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि चाहे ट्राइबल सोसाइटी का हो या कोई भी बच्चा हो, जो पूरे अपने साल भर 2 साल भर की मेहनत करके नेट में अपियर हो जाता है या नीट में अपियर हो जाता है, फिर लास्ट में उसको बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन, फेक एग्जामिनेशन, फॉल्स एग्जामिनेशन, उसमें आके फंस जाता है, तो वो सारे चीजें सेटल डाउन होनी चाहिए। तो इसका जो एजुकेशन स्टेज, जैसे आप आज सर आप लोग हैं या अमर कुमार जी हैं जिन्होंने मुझे न्योता दिया इस पैनल डिस्कशन में आने के लिए, ये तो बहुत ही एक, इसमें आप लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के ये आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है, और सारे एजुकेशन सारे एकेडमी आना चाहिए, ये डिस्कशन डिबेट्स होने चाहिए, सिर्फ सेमिनार वर्कशॉप ही नहीं होने चाहिए, ये हमारे टीवी चैनल्स में भी डिबेट्स डिस्कशंस होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे ये सोसाइटल
इशू हैं। पूरी इंडियन सोसाइटी इन्वॉल्व है इसके साथ। आज अगर हम एक बच्चा देखेंगे, 24 लाख बच्चे जिन्होंने नीट दिया है, तो 24 लाख फैमिलीज, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज इसी तरह से नेट के साथ जो एसोसिएटेड है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सो मेनी सोशल इश्यूज आर ऑलरेडी देयर। सो ये सारी चीजें और आके एनहांस कर रहे हमारे इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को। ये आज ही कर्टेल होना चाहिए, आज ही इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए वंस फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 2024 में ही सारे इश्यूज पहली बार आए हैं, पहले भी आए हैं कई बार। हमें ये भी पता चलता है कि नहीं चलो हम आपको एमडी की सीट दिला देंगे तो आप हमें 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, 2.5 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम आपको पेपर जी दिला देंगे और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन करा देंगे। वो भी हमें, वो तो पता ही है सबको, सर आपको भी जानकारी होगी इन चीजों की। बट वो एक आध इंसिडेंट होता था। अब ये मास लेवल पे कर रहे हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम एक शैम्पू दे रहे हैं तो शैम्पू के साथ एक साबुन फ्री दे रहे हैं, तो हर कोई तो खरीदने जाएगा। बट वो बंदा, वो इंसान कहाँ जाएगा जिसके पास नहीं है वो पैसा, जो जिसके साबुन खरीदने की, शैम्पू खरीदने की भी पैसे नहीं है। तो उसके लिए है कि वो भी चोरी करेगा, कहीं ना कहीं से चोरी करके लाएगा पैसा, क्योंकि शैम्पू तो खरीदना है, सीट तो उसको लेनी है, ऑफर तो मिल रहा है मार्केट में। तो इससे और क्राइम बढ़ जाएगा, क्राइम रेट और बढ़ जाएगा इन चीजों से। सो द बेस्ट थिंग इज कि एजुकेशन, इस एकेडेमिया को आगे आना चाहिए और ये सारा एक फाइनल फुल प्रूफ होने चाहिए ये एग्जाम्स, आइंदा आगे चल के ये सारे इश्यूज ना हो। तो फरहा जी अब आपके पास पहुंचते हैं। जो जी इन्होंने राकेश कहा सर। कि जो स्थिति है कि ठीक है पैसे के बूते आपने सफलता हासिल कर ली, लेकिन इस सफलता का जो अंजाम होता है क्या होता है उस पर जरा गौर फरमाइए। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टॉपर्स हैं उन तमाम टॉपर्स का एडमिशन एम्स जैसे संस्थान में भी नहीं हो पाएगा। तो अब क्या एग्जैक्टली टॉप सर। करिए, अब कहाँ टॉप करके जाइएगा, आप कौन सा रिजल्ट लाइएगा जिससे आप एम्स में एडमिशन करा पाइएगा। तो एक साइड इफेक्ट है। आपसे सवाल यह जी है जी कि जी आप शिक्षक हैं, एक छात्र को जी संवारने में आपकी ऊर्जा लगती है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग नहीं आ पाते हैं। इसको हम देखिए, चूंकि ठीक है अभी एक रोजी रोटी का माध्यम हो सकता है, एक जरिया हो सकता है, शिक्षा के माध्यम, शिक्षिका है, आप पढ़ाती हैं, शिक्षा देती है, उसके एवज में आपको कुछ पारिश्रमिक भी मिलता है, तो उससे आपका जीवन यापन चलता है। लेकिन हम इससे अलग सोचते हैं कि शिक्षक बनना सबके बूते की बात नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है ना, बहुत धैर्य चाहिए। जी तो आप जी जिस तरीके से छात्र को संवारते हैं, उसके भविष्य को संवारते हैं, उसके भविष्य को देखते हैं, और जब कहीं जो परिस्थितियां सामने आती है उसमें आप यह देखते हैं कि आपने जो सोचा था, जो सोच करके मेहनत की थी, और जो हमारा छात्र है उसका भविष्य जो व्यवस्थागत खामियां हैं उसके कारण दांव पर है, तो आप अपने को कहाँ पाती हैं, कैसा महसूस करती हैं, और फिर इस पूरे व्यवस्था को किस रूप में देखती हैं, जरा संक्षेप में आप बताइए। बिल्कुल सर। सर अगर मैं शबनम जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, बिल्कुल सही कह रही थी। अब हमारे देश की एक विडंबना हो गई है सर कि हमारे देश में अब योग्यता की नहीं पैसों की कदर हो गई है। हमारे बच्चे जो हैं, योग्य बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, आपको पता होगा सर, 8th क्लास से ही उनका ट्यूशन लगा दिया जाता है, कोचिंग लगा दी जाती है। जो पेरेंट्स अवेयर हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, उसी के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करा दी जाती है और बहुत सारा परिश्रम उनके ऊपर लगाया जाता है, उनको टाइम दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि वो उस स्पेशल परीक्षा में पास हो सके। बट बीच में कहाँ आ जाता है कि इतने पैसे ले लो और हमको यहाँ पर सिलेक्ट करा दो। इस बार 23 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे नीट की परीक्षा में, और अगर मैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला लूं तो लगभग लगभग 1 लाख सीट्स हैं नीट में। नीट क्रॉस करके बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। डॉक्टर यानी जो बच्चे हमारा इलाज करने वाले हैं, जो एक भगवान का दर्जा पहुंच जाते हैं, जिसमें कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 आए हैं। इमेजिन, अभी तक तो जितने भी 720 आ रहे थे इसके पहले सालों में, वो एक बच्चा होता था या 2 बच्चा होता था, 67 बच्चा।
एम्स में ही करीब 50 सीट्स हैं, तो यानी कि वो 17 बच्चों का एम्स में भी सिलेक्शन नहीं होगा, उनको सीट नहीं मिलेगी, बाकी सब ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे शुरू से ही काम कर रहे हैं और उनको 720 मिले किस आधार पर, 718 मिले किस आधार पर, कि भाई उनको पेपर लेट मिला था या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस आधार पर उनको मिल गया वो ग्रेस मार्क। दिस इज नॉट गुड। 1500 बच्चा ऐसा है जिनको ग्रेस मार्क मिल रहा है, ये सही बात नहीं है। बाकी जितने भी बच्चे, आपका जो प्रश्न पत्र है एनसीईआरटी में एक बुक में दूसरा आंसर दिया हुआ है, फिजिक्स में लास्ट की बुक्स में दूसरे आंसर्स दिए हुए हैं, अगर आपने एडवांस बुक्स नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप उस आंसर को एडवांस के ही फॉर्म में आंसर करेंगे ना, कि पिछला आंसर को सही मान लेंगे। जो नई एडवांसेस हैं हमको तो उसको सही मानना पड़ेगा ना। डॉक्टरी में तो यही होता है, सिम्स तो हर साल आती है, सिम्स में मेडिसिन हर साल चेंज होती है, आपको सिम्स हर साल पढ़नी होती है। अगर आपके अंदर वो कुवत ही नहीं है कि आप नई एडवांसेस को समझ सकें, याद कर सकें, तो आप डॉक्टर कैसे बन जाएंगे? योग्यता ही नहीं है आपके अंदर। यहीं पर नेट की परीक्षा, जब हम लोगों ने सर नेट की परीक्षा दी थी सन 2000 में, तब तो मैं एमएससी में थी, मैं एमएससी में थी जब मेरा नेट क्लियर हुआ था। उस समय 3 पेपर होते थे नेट के, हैंड रिटन। अब तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का चक्कर हो गया है। 3 पेपर में फर्स्ट पेपर जो होता था वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, जब आप उसमें क्लियर हो जाते थे तब नेक्स्ट पेपर आपका चेक होता था। सेकंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता था और थर्ड पेपर आपका रिसर्च से रिलेटेड होता था, और उसमें से एकदम क्रीम लेयर निकल जाती थी। जो भी कॉलेजेस होते थे उसमें सब में एंट्रेंसेस होते थे, चाहे वो जेएनयू था, चाहे एचबीटीआई था, चाहे मैनार था, चाहे आईटी था, सीपीएमटी था, पीएमटी था, एम्स था, एफएमसी था, सब में योग्य बच्चे पहुंचते थे और योग्यता के साथ काम करते थे। आप आज आसपास देख लीजिए, जो 92 में और 90s के सिलेक्टेड बच्चे हैं आज भी योग्य हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनमें आप योग्यता देख लीजिए, आप एक एप्लीकेशन सीधी लिखवा लीजिए, वो नहीं लिख सकते। हम लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। हमारा जो एमए का बच्चा पहले आता था बहुत ही स्मार्ट होता था, उसे पता होता था हमें क्या करना है, आज का बच्चा नहीं आता है। आज की ही बात मैं आपको बता रही हूँ, टुडे इज 21 जून, योगा डे, इंटरनेशनल डे बनाया गया है। पूरी इंडिया में ये चीज हो रही है कि 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। आज का जो पेपर था वो कैंसिल होकर के संडे चला गया है। आधे से ज्यादा बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि ऑनलाइन ऑफलाइन मोबाइल पर सबको मैसेज डिस्प्ले करा गया था। ये योग्यता है, और ये बच्चे चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन किसी ना किसी माध्यम से टीचरी में हो जाए, ये बीटीसी निकाल लें, ये बीएड निकाल लें और उनको नौकरी खट से मिल जाए। वहीं पर बात आ रही है सर कि हम विडंबना में हैं कि अब हम योग्य बच्चे को नहीं चयनित कर पा रहे हैं, उन बच्चों को चयनित कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। तो हम किसी भी एजेंसी पर कोई ब्लेम लगाएं, चाहे वो एनटीए हो या अन्य भी हो, कोई भी हो, उसी सर मैं यही बात कह रही थी कि अब इस तरीके से अगर बच्चे इतने मार्क्स लेकर के सिलेक्ट हो जाएंगे, अब जैसे सिर्फ एक ही एजेंसी को दे दिया गया है सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। पहले क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट लोग कंडक्ट कराते थे एग्जाम्स, तो बच्चों के पास भी ऑप्शंस रहते थे कि वो एक जगह सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो दूसरी जगह सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे एम्स होता था, एफएमसी होता था, तो एफएमसी बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता था, एम्स उससे कम होता था, देन सीपीएमटी, पीएमटी, सीबीएसई, फिर अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जाम्स करा करके मेडिकल में बच्चों का सिलेक्शन देती थी। तो बच्चों के पास फिर भी 3-4 ऑप्शन रहते थे कि अगर मेरा कुछ होगा नहीं इधर तो मैं दूसरी जगह पर ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट अब क्या है कि एक ही एजेंसी चूंकि करा रही है और उसमें जरा सा भी लूप होल हो जाता है तो इतने सारे बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे लग जाता है। ये सारे बच्चे हैं 12th पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं, इनके पास अभी इतनी समझ नहीं है, पेरेंट्स के का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, प्रतियोगिता जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको क्रॉस करने का प्रेशर है, किशोरावस्था भी है। आप समझ नहीं सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप होता है, ये ये एज ग्रुप कितना ज्यादा भाव वाला, कितना ज्यादा गुस्से वाला, बहुत ही अजीब ये एज होती है। और अगर इस समय इन बच्चों के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर हो जाएगा, ये जो हमारे युवा बच्चे हैं, तो हमारे देश का भविष्य ये कैसे बनेगा, कैसे होगा? अब ये बच्चे
किसी का फायदा ले करके या किसी को फायदा दे करके कहीं पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी उन्होंने फायदा दिया है, जब ये बन जाएंगे, डॉक्टर्स बन जाएंगे या जो भी बनेंगे, तो क्या ये समाज से उस फायदे को रीच आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि इनको तो यही मालूम ही है कि फायदा देने पर ही आपको कुछ हासिल होगा। क्या अपराधी प्रवृत्ति नहीं बढ़ जाएगी? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी डिप्रेशन में चले गए, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो समाज में अच्छी चीजें नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं गलत हैं। आपने किसी भी एजेंसी पर कोई क्वेश्चन मार्क कर दिया, बहुत ज्यादा उनको सजा दे दी, जैसा आपने कहा था कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही उनको सजा होगी या जुर्माना होगा, जो भी होगा, जाहिर सी बात है फांसी तो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होगा तबादला हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन वो चीजें सुधर रही हैं, नहीं सुधर रही हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके के बनाने चाहिए ताकि छात्रों का भी फायदा हो, उनको भी पारदर्शिता लगे, और वो बच्चे जो 8th क्लास से मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों की मेहनत जाए।